आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मैं सबसे पहले हिंदुस्तान के सबसे नौजवान, हिंदुस्तान के सबसे उदार और हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील नेता, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर दिल की गहराइयों से उन्हें बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देने का काम करते हैं। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, हम सब के नेता और समाजवादी ज्ञान जिनसे हम सब सीखने का काम करते हैं, परम आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मंचस्थ सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण, माननीय लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यगण, आज हम सब चर्चा कर रहे हैं पार्टी के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव पर। और इससे पहले कई वरिष्ठ वक्ताओं ने ये जिक्र किया कि देश को आज़ादी कैसे मिली है। हम और आप, जिनमें तमाम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन आज़ादी कैसे मिली है, उन संघर्षों को इतिहास में पढ़ने का काम किया है। एक लंबे संघर्ष और एक बड़े बलिदान के बाद भारत को आज़ादी मिली, एक मजबूत संविधान मिला और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश हमें मिला। एक ऐसा लोकतंत्र हमें मिला जहां अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, अपनी न्याय की बात को कहने की आज़ादी मिली और ये कल्पना की गई भारत के संविधान में कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, उसके अधिकार नहीं मिल जाएंगे, तब तक भारत पूर्ण नहीं होगा। लेकिन साथियों, हम और आप जानते हैं कुछ दिनों से देश में कुछ ऐसे लोगों की सरकारें लगातार बनती चली गईं जिनका कि न आजादी से कोई मतलब है, न इस भारत के लोकतंत्र से कोई मतलब है। जिस तरीके से लगातार वो लोकतंत्र को खत्म करते जा रहे हैं, भारत के जो संवैधानिक ढांचे हैं उन पर कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से कब्जा करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए और समाजवादियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और जब हम समाजवादी और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे तो हम कैसे भूल सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी आज किसान की है। 62.6% लोग आज कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित हैं। हम कैसे बात न करें कि देश का अन्नदाता आज कितने संकट के दिनों में अपने दिन गुजार रहा है, जहां आज एक तरफ उसे उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज देखें तो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है। हम तो बधाई देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि आपके मुख्यमंत्री काल में यही उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.8 से बढ़कर के 3.9 हुई थी। आज दुख से कहना चाहते हैं कि कृषि दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिर गई, 3.6% उत्तर प्रदेश की कृषि दर रह गई। आज जब किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, महंगी खाद, महंगा बीज, और अगर उससे भी अगर थोड़ी सी फसल हो गई तो ये छुट्टा जानवर आज किसानों को जीने नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार नए आंकड़े देती है। जब हम बेरोजगारी पर बात करते हैं तो बेरोजगारी पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन से झूठे आंकड़े लाने का काम किया? आप जानते हैं नौजवान साथियों, 17 से 22 और 22 के बाद जो ये सरकार बनी है, 76 भर्तियां उनमें पेपर लीक हुए हैं या माननीय उच्च न्यायालय में आज वो लंबित पड़ी है। ये सरकार बतावे कि इसको रोजगार देने का काम किया है। अरे शर्म करो सरकार के लोगों, तुमने विधानसभा के एक आंकड़े में मनरेगा में मजदूरी देने वाले लोगों को भी रोजगार की संख्या में जोड़कर बताने का काम किया। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे
रोजगार दैनिक मजदूरी में नहीं जोड़ा जा सकता। रोजगार वो है जिसे एक स्थायी नौकरी दी जाए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से बेरहमी से नौजवानों के साथ अत्याचार कर रही है, इसको हमको आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हम धन्यवाद देंगे अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि जब स्वास्थ्य के मामले में हमारे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने घटना का वर्णन किया कि आजादी के इतने लंबे समय बाद जब एक बूढ़े पिता को अपने बेटे के शव को अस्पताल से कंधे पे लाद करके लाना पड़ा, और जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने इसी विधानसभा में जिक्र किया कि एक नवजात शिशु को एक सीएससी के हॉस्पिटल में जानवर नोच नोच करके खा गए, कोई देखने वाला नहीं था। और जब जिक्र किया कि एक बेबस पति अपनी पत्नी को ठेले में लाद करके इस उत्तर प्रदेश में अस्पताल तक ले जाने का काम किया, आज हम बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और इसलिए आज साथियों कहना चाहते हैं, अंतिम बात कहना चाहते हैं, लड़ाई बड़ी है, क्यों नारों से ये लड़ाई नहीं खत्म होगी। हम सबको संकल्प लेना होगा, गांव में जाना होगा, गांव में उन लोगों तक जाना पड़ेगा जो हमसे जुड़े नहीं हैं। केवल समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चक्कर से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें गांव में जाना पड़ेगा। हमारी जनता और हमारी ताकत गांव में है। अगर हम गांव में चले जाएंगे और ये संकल्प ले लेंगे कि मेरा बूथ मेरा सम्मान, अगर हर कार्यकर्ता ये जान लेगा और ये मन बना लेगा कि मेरी पहचान और मेरा सम्मान मेरी बूथ से होगा, और बूथ को अगर अपने सम्मान से जोड़ लिया तो हम कह सकते हैं कि सपने देखना हमारा भी अधिकार है। हम सपने देखेंगे, और यही समाजवादी पार्टी है जिसने एक बड़ी संख्या में लोकसभा में सांसद देने का काम किया था। और आदरणीय नेताजी, आदरणीय सलीम शेरवानी जी, स्वर्गीय वेणी प्रसाद वर्मा जी, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी जैसे लोग देश की बड़ी लोकसभा में जहां गए ही थे वहीं मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। ये हिंदुस्तान जानता है कि माननीय नेताजी भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये सपना देखिए, लेकिन सपना के साथ ये दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि हम आज के बाद गांव में जाएंगे और अपने साथ उन 10 नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे जो कहीं ना कहीं हमसे अलग हैं। और जहां तक इस अत्याचारी सरकार का सवाल है साथियों, जब अंग्रेजों के खिलाफ आपने हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी, वही लड़ाई का जज्बा लेना होगा। और चंद्रशेखर आजाद जी की एक पंक्ति को मैं कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। जय समाजवाद, जय अखिलेश।